नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकमान के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 3 उपचुनावों पर चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। बेहद बड़ी खबर। बीजेपी ने की अपने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा। तो बीजेपी ने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, हाईकमान के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 3 उपचुनावों पर चर्चा यहां पर विशेष तौर पर की जाएगी। बीजेपी ने अपने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल कर दी है। तो कांग्रेस के भी जल्द टिकट फाइनल यहां पर हो सकते हैं, यानी जल्द जो नाम है प्रत्याशियों के वो सामने आ सकते हैं। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, हाईकमान के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये तय कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का पहले से ही, और ये माना जा रहा था कि विधायक दल की जो बैठक शिमला में सीएलपी की हुई है, उसके बाद जो उसके अंदर प्रस्ताव रखे गए और उसके अंदर जो चर्चाएं हुई है, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर जो है किस तरह से हाईकमान के साथ जो है वो चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन लोग हैं हाईकमान के जिनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की होगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि आज मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, और कुछ देर बाद दिल्ली जो है वो पहुंचेंगे, और उसके बाद दिन भर उनकी मुलाकात जो है वो आज कई नेताओं से जो है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो है वो आज हो सकती है, और अपनी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश की जो है वो आज सबमिट कर सकते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर जो है, लोकसभा की सीटों पर जो है कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है। तो इसकी रिपोर्ट, किस तरह से ये चुनाव लड़ा गया, क्या क्या लोगों ने भीतर घात यहाँ पर किया है, किस तरह से हार के क्या कारण रहे हैं, हालांकि इसके लिए एक अलग से बैठकें जरूर होंगी, हार के कारणों का पता लगाया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर के वो क्या कारण रहे हैं जिसके कारण ये हार हुई है। इसके अलावा जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा में, उसके अंदर 4 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को जीत यहाँ पर मिली है, और 2 सीटों पर नुकसान हुआ है। तो जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाई गई है शुरुआती दौर की, वो आज जो है वो अपनी दे सकते हैं। हाईकमान के नेताओं से जो मुलाकात उनकी होगी तो वहां पे वो रिपोर्ट दी जा सकती है। और इसके साथ ही अंजलि, आज अहम ये है कि जो 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को होना है, जिसके लिए पोलिंग होना है, जिसके लिए वोटिंग होना है, वो उपचुनाव में प्रत्याशी जो है वो कौन कौन से संभावित हो सकते हैं, किन लोगों की विनेबिलिटी जो है वो यहाँ पर फैक्टर एक खास तौर पर माना जा रहा है, किन लोगों की छवि जो है वो बिल्कुल सही है और जनता में एक अच्छी पकड़ है। तो इन चीजों का सर्वे जो है वो पहले ही करवा लिया गया है, और एक सूची जो है वो यहाँ पर पैनल के जरिए यहाँ पर रखी जाएगी, जिसमें जो संभावित नेता हैं उनकी सूची यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने अपनी बीते कल ही देर शाम बीजेपी ने अपनी तीनों ही उपचुनाव के लिए, जो विधानसभा के उपचुनाव होने, उसके लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। लिहाजा अब इंतजार कांग्रेस को भी है कि सही टिकटों का आवंटन हो, जिससे जो सीटें जिसके ऊपर जीत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, तो तीनों ही सीटों पर जीत कांग्रेस की हो, क्योंकि सियासी संकट की एक अलग फैक्टर हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन विकास समीकरण, राजनीतिक समीकरण किस तरीके के यहाँ पर बनते दिख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जहां अपने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर कर चुकी है, वही कांग्रेस में अभी भी या तो लिस्ट फाइनल हो गई है, बस अंतिम मोहर लगने की देर है, जिसके लिए पार्टी आलाकमान के हामी का इंतजार है, या फिर अभी भी कुछ नामों पर हो सकता है चर्चा चल रही हो संभव, क्योंकि लगता नहीं कि इन तीनों सीटों पर किसी भी तरीके से हार के संकेत जो है वो यहाँ पर कांग्रेस देख रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो राज्य में सियासी संकट जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है, जैसे अभी हाल फिलहाल बयानबाजियां भी चल रही हैं दोनों तरफ से। बिल्कुल, आपने सही कहा, सियासी बयानबाजी चल रही है, सियासी संकट के भी जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, नेताओं की तरफ से। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि कोई सियासी संकट नहीं है। ये पूरी तरह से गलत प्रचार जो है वो भाजपा की तरफ से जनता के बीच में किया जा रहा है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। इसी तरह से क्योंकि देखिए, ये चुनाव बेहद अहम है, और कई मायनों में अहम इसलिए भी है अंजलि, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है, ये तीनों के 3 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट विधायक थे, और आजाद उम्मीदवार के तौर पर इन तीनों ने चुनाव लड़ा। फिर अपने सरकार में जो इनको प्राथमिकता नहीं मिली, इनके काम नहीं हो रहे थे, इस तरह का हवाला दिया गया,
और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ चलने का शुरुआती दौर से ही हमारा रवैया रहा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई, हमारे कोई काम नहीं किए गए, बल्कि हमें प्रताड़ित किया गया। इस तरह के आरोप जो है तीनों विधायकों की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद तीनों ने अपने इस्तीफे जो है वो सौंप दिए। लंबा अरसा रहा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इतने लंबे समय तक किसी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए। हालांकि इसके पीछे कई ऐसे सियासी चर्चाएं जो है वो चलती रही कि आखिरकार एक तय रणनीति के तहत कांग्रेस और सरकार ने जो है वो इन्हें स्वीकार नहीं किया, जिस बात का जिक्र लगातार भाजपा यहाँ पर करती रही है। लेकिन देखिए, अहम ये है कि ये तीनों ही विधायक किसी भी पार्टी के साथ जो है वो जा सकते थे और किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन तीनों सीटों पर चुनाव हो रहा है, लिहाजा बीजेपी ने तो इन्हीं को, इन तीनों ही जो विधायक थे निर्दलीय जिन्होंने अपने इस्तीफा दिया, इन्हीं को अपना टिकट दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अब तलाश कर रही है सही चेहरों की, कि कौन ऐसे चेहरे जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं जो कि सटीक तौर पर ये चुनाव के लिए खड़े हों, प्रत्याशी उनको बनाया जाए और उनकी जीत हो। क्योंकि बहुत ही अहम रहेगा इस समय कांग्रेस के लिए एक एक विधायक, एक एक टिकट। वो इसलिए भी क्योंकि संख्या बल तो कांग्रेस के पास बढ़ गया है 4 सीटों को उपचुनाव जो हाल ही में हुए हैं उसको जीतने के बाद। लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ये संकट बढ़ ना जाए, कहीं जो विपक्ष है उसके पाले में जो है वो ज्यादा नेता जो है, ज्यादा सीटें जो है वो उनके खाते में ना आ जाए, तो ये संख्या बल की लड़ाई है। ऐसे में निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तो चुनाव वो होता है जीते हुए चेहरे जो है वो हार जाते हैं, या फिर आप पहले से उन्हें टिकट कोई दिए होते हैं और फिर उसके ऊपर चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट विधायकों के ऊपर जो है पूरी तरह से दांव खेल रही है भाजपा। और जैसे कि पिछला उपचुनाव हमने देखा कि कांग्रेस को बढ़त यहाँ पर मिली, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये जनता ने जवाब जो है यहाँ पर दिया है कि किस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति हुई है। वहीं भाजपा कहती है कि कोई खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं है, बल्कि इनके पास इस 3.5 साल का कार्यकाल है, वो उन्हें पूरा दिया जाना चाहिए, जनता इसके ऊपर मोहर लगा रही है। तो देखना होगा ये उपचुनाव जो है वो कितना अहम होता है, जिसको लेकर टिकटों का आवंटन भाजपा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का भी होना बाकी। बिल्कुल विकास, बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच, इलेक्शन ब्रेकिंग। हिमाचल उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर, बीजेपी ने ऐलान कर दिया, तीनों निर्दलीय विधायकों को बीजेपी ने बनाया अपना उम्मीदवार इन तीनों ही सीटों पर जिसमें उपचुनाव हो रहा है। तो आपको ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा दाव यहाँ पर बीजेपी ने एक बार यहाँ पर खेल दिया है इन तीनों ही सीटों पर। तो बड़ी जानकारी, हिमाचल उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। विकास लगातार, ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, बीजेपी ने अपना तय दाव जो है वो खेल दिया है। निश्चित रूप से देखिए, अब देर शाम में ये सूची आई है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था दरअसल पहले से ही, क्योंकि जब इन 3 विधायकों के इस्तीफे हो रहे थे, इससे पहले जब 27 फरवरी को क्रॉस वोटिंग हुआ था और उसमें कांग्रेस के ही विधायकों ने जब बीजेपी के प्रत्याशी को अपना वोट यहाँ पर दिया, और उसके बाद लगातार चर्चाएं बढ़ी, सियासी संकट खड़ा हो गया था राज्य सरकार को। जिस तरह से भाजपा ये कह रही थी कि अब सरकार जा रही है और सरकार की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि कोई संकट नहीं है, लेकिन संख्या बल को लेकर जो है वो लड़ाई जरूर देखने के लिए मिल रही थी। और ऐसे में अब क्या हिमाचल प्रदेश में ये 3 जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या भाजपा के पाले में जो है वो ये तीनों के 3 जीत रहती है, या फिर कांग्रेस की तरफ से सही प्रत्याशियों का चयन होगा और उसके ऊपर जनता मोहर लगाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य या कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार पिछला जो चुनाव प्रचार किया गया उसके अंदर एक ही बात कही कि हिमाचल प्रदेश में ये विधायक जो है वो बिके हुए विधायक हैं। और लेकिन इन 3 उपचुनावों का जिक्र जो है वो नहीं होता रहा। लेकिन ये संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि अगर जो 2 कैंडिडेट लोकसभा के लिए जिन विधायकों को उतारा गया था, जिनमें से एक विक्रमादित्य थे, दूसरा सुल्तानपुरी, विनोद सुल्तानपुरी थे, तो ऐसे में अगर उनकी जीत सुनिश्चित होती तो मुख्यमंत्री पहले से ये बात कह रहे थे कि 5 सीटों पर चुनाव जो है वो संभावित है। लेकिन 4 सीटों पर जो है वो भाजपा को यहाँ पर जीत मिली लोकसभा में, और ऐसे में जो 2 विधायक थे वो अपनी अपनी जगह जो है वो वापस पहुंच गए हैं, वो संसद जो है वो नहीं पहुंचे। और ऐसे में अब 3 उपचुनाव जो है वो यहाँ पर शेष बाकी है। तो अब 3 सीटों पर उपचुनाव होना है और भाजपा का ये दाव है कि अब होशियार सिंह देहरा से, जो कि पहले से ही मौजूदा विधायक थे, जिनके इस्तीफे के बाद जो है सीट खाली हुई, उन्हीं को प्रत्याशी दोबारा बनाया गया। इस तरह से हमीरपुर और इसी तरह से नालागढ़, इन तीनों ही जो विधायक हैं इनको कंटिन्यू किया गया है और भाजपा में शामिल होने के बाद
अब भाजपा के टिकट पर इनको तीनों को चुनाव लड़ना है। लिहाजा अब चुनाव जो है बेहद रोचक इस समय दिखाई दे रहा है कि तीनों सीटों पर होगा। चुनाव आचार संहिता जो है जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन से ही चुनाव आचार संहिता जो है इन जिलों में या इन विधानसभाओं के भीतर जितने भी जिले पड़ते हैं वहां पर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद अब यही है कि कांग्रेस टिकटों का जल्द आवंटन करे, वहीं भाजपा जो है पूरी तरह से बैठ के कर रही है, लगातार चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है कि किस तरह से आगे ये चुनाव कम से कम उनके पक्ष में जाए, क्योंकि पिछली बार का जो उपचुनाव हुआ था 6 में से 4 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली, 2 भाजपा को यहाँ पर मिली थी। तो ऐसे में अब ऐसी भूल ना हो कि सीटें जो है वो हाथ से निकल जाए, क्योंकि प्रदर्शन लोकसभा के लिए तो अच्छा रहा लेकिन विधानसभा के लिए भाजपा का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। लिहाजा इन 3 सीटों पर फिर से दांव खेला जा रहा है और इन्हीं तीनों को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ये मान रही है कि जीत सुनिश्चित होगी भाजपा की कैंडिडेट्स के ऊपर, जनता फिर से विश्वास यहाँ पर जताएगी। अब देखना ही होगा कि क्या इनकी टक्कर में कांग्रेस एक बढ़िया उम्मीदवार कौन ऐसे हो सकते हैं, बड़े चेहरे कौन ऐसे हो सकते हैं जिन पर जनता जो है वो यहाँ पर अपना जो दाव जो है वो यहाँ पर खेले, और ऐसे में जनता किन्हें अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर देती है। तो ये बड़ा अहम रहेगा इस बार का ये उपचुनाव। अच्छा विकास, उम्मीद कब तक करें कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान यहाँ पर कर देगी? देखिए बहुत ज्यादा समय जो है मुझे लगता है अब इसमें नहीं होगा, 2 से 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन, और इसके अंदर ही ये उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी को करनी भी होगी और मुझे लगता है ये हो भी जाएगा। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनके भी जाने के सूचना हमें मिल रही है कि वो भी वहां पर जा सकती हैं और मंत्रणा कर सकती हैं। हालांकि अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि समय किन नेताओं की तरफ से यहाँ पर मिला, लेकिन हाईकमान के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी मुलाकात ये संभव है। या ये भी हो सकता है कि कुछ और बैठ के वहां पे हो जिनमें इन उपचुनावों का जो संभावित प्रत्याशी होंगे उनका जिक्र वहां पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, हिमाचल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किए वायदों को पूरा किया है और महिलाओं के लिए सरकार की ओर से इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसमें योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिली है। महिलाओं को 3 महीने की किश्त एक मुश्त के रूप में 4500 रुपए की राशि मिली है और सरकार की ओर से अपनी गारंटियों में से एक इस गारंटी को भी पूरा किया है। इसका लाभ महिलाओं को मिला है। इस योजना से महिलाओं के चेहरे खिल गए। आज हमें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है जिन्होंने अपने वायदे को निभाया है और जो हमारी चुनावों के दौरान की गारंटी थी कि हम हिमाचल प्रदेश की अपनी बहनों को 1500 रुपये प्रति माह देंगे। वो पिछले कल शाम को ही हमारी हिमाचल प्रदेश की और बिलासपुर की, खासकर मेरे चुनाव क्षेत्र की माताओं बहनों को 4500 रुपये 3 किस्तें इकट्ठी उनको पड़ गई हैं और उनके खुशी की लहर घरों में आई है। जिनके खाते में 1 भी रुपया नहीं था उनके खाते में 4500 रुपये इकट्ठा हो गया। और मैं अपनी माताओं बहनों से कह रहा था कि यदि हमारी केंद्र के अंदर सरकार बनी होती, राहुल गांधी जी की सरकार के केंद्र में बनी होती, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनी होती, तो आपके खाते में 8500 रुपये और आता और कुल मिलाकर के 10,000 रुपये खाते में आपके में आना था। लेकिन ये कुछ कमी रही है। लेकिन इन फ्यूचर भी मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और कांग्रेस पार्टी जो गारंटी देती है वो करती है। लेकिन इन लोगों ने आज दिन तक 1 रुपये का काम नहीं किया, केवल लोगों को ठगा है, जुमलेबाजी की है। तो एक बार मैं पुनः सुखू जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 3 किस्तें इकट्ठी डाली है हमारी माताओं बहनों के खाते में, जो अपने वायदे को बखूबी निभाया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं और हमारी बिलासपुर की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। उधर हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस की सुखू सरकार पर हमला बोला है, जिस पर अब उन्होंने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी के मर्डर और लापता कांस्टेबल की बात कही है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं।
एक चंबा जिला में इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर, उनकी डेड बॉडी पुलिस थाने के बिल्कुल नजदीक प्राप्त हुई, जो आई ओपनर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्यक्ति और उसकी निर्मम हत्या होती है, उनके सिर के ऊपर कोई वार करता है और उनकी डेड बॉडी पुलिस थाने के पास मिलती है। और दूसरी घटना भी पुलिस से जुड़ी हुई है, जो सिरमौर जिला के कलाम में होती है। उत्तर प्रदेश में आगामी मानसून सीजन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने समीक्षा बैठक बुलाई और इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें, सभी उपायुक्तों ने मानसून सीजन को लेकर जिला स्तर पर की गई तैयारियों को लेकर वर्चुअली जानकारी दी। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। ये बैठक थी, वैसे तो हर वर्ष होती है, बट इस वर्ष आपने सही कहा, क्योंकि पिछली वर्ष की जो आपदा है उसको देखते हुए इसकी महत्वता और बढ़ गई है। आज बहुत लोग इस बैठक में शामिल थे, सारे विभाग थे, एसडीआरएफ से थे, एनडीआरएफ से थे, आईएमडी, सेंट्रल वाटर कमीशन और सारे डिप्टी कमिश्नर्स थे। तो सब ने एक तो अपना जैसे कि सीडब्ल्यूसी ने और आईएमडी ने सब ने अपना फोरकास्ट बताया कि इस बार आज की तारीख में क्या एक्सपेक्टेड है, मानसून की क्या पोजीशन है, और हमने स्टॉक लिया कि हमारे इक्विपमेंट्स की क्या पोजीशन है, सैटेलाइट फोन्स की क्या पोजीशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम लोगों ने देखी कि पिछली बार भी हमने देखा था कि जो डैम में पानी जो बरस रहा था, उसके बाद से डैम से जो पानी बहुत छूटा, तो उसके बारे में एक चिंता अभी भी व्यक्त की गई है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो अभी भी पूरी प्लेस में नहीं है। उधर आपको बता दें कि खेलों के विकास के लिए सुख सरकार ने खेलेगा हिमाचल, बढ़ेगा हिमाचल को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत अब कांग्रेस प्रवक्ता संदीप संख्यान ने बड़ा ऐलान करते हुए ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने की बात कही है। राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ खेलों में भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित राशि दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हिमाचल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने पर जो पुरस्कार राशि में जो बढ़ोतरी की है, वो बहुत ही सराहनीय फैसला है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे हिमाचल के खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, जिनको पहले 3 करोड़ रुपए मिलता था, अब उनको 5 करोड़ रुपए मिलेगा। जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के आएंगे, उनको पहले 2 करोड़ रुपए मिलता था, अब उनको 3 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि मिलेगी। उसके बाद जो हमारे खिलाड़ी जो ब्रॉन्ज मेडल, जो कांस्य पदक ओलंपिक में जीत के आते थे, उनको पहले 1 करोड़ रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब उनके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। और इसी तरह से हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेले हैं, उनके लिए भी जो हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, उनको पहले 50 लाख रुपए मिलता था, अब उनको 4 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी उधर तापमान बढ़ने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं हिमाचल के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। प्रशासन और जल शक्ति विभाग हर संभव मदद का प्रयास कर रहा है। पेयजल की समस्याओं को लेकर कई परियोजनाओं पर काम जारी भी है। योजना पेंडिंग है, जिसमें डिफरेंट ट्यूबवेल्स लगने हैं। उसमें कुछ आपके आज भोज के लिए जो है उसमें 3 ट्यूबवेल के बोर कराए हैं हमने। उसके और भी पेंडिंग है, इसके लिए जल्दी इनको पूरा कराकर कुछ उसमें टैंक बनने हैं।
अभी परसों मैंने एक उद्घाटन किया नीचे सिंचाई के लिए शिवपुर के लिए, जहाँ लोग पानी के लिए बड़े तरस रहे हैं, उसका बोरवेल का उद्घाटन किया और उसका जल्दी से बोर करा के उसका टैंक बना के लोगों को उसका पानी का चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर चैंपियन के पास होते हैं